हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। चलिए फटाफट जुड़ते हैं और आज फिर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक करने जा रहे हैं जिसमें कि अगेन बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं और कंसेप्ट्स की क्लैरिटी जब तक नहीं होगी, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस की बात करें या यूपीएससी की बात करें या स्टेट पीसीएस की बात करें, ऐसे प्रश्नों को संभाल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जुड़ते हैं। आज का जो चैप्टर है हमारा जो होने जा रहा है, मैं जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सिटीजनशिप के बारे में। किसके बारे में? सिटीजनशिप के बारे में। तो लिखिए सबसे पहले कि नागरिकता क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि नागरिकता क्या होती है, लेकिन नागरिकता को समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि नागरिक कौन है और विदेशी कौन है। ठीक है, सबसे बड़ा फर्क तो ये समझिए कि नागरिक कौन है और विदेशी कौन है। क्लियर? तो एवरीथिंग ओके? ओके, चलिए समझते हैं कि नागरिकता क्या हो, नागरिक कौन है और विदेशी कौन है। सबसे पहले तो यही समझते हैं। क्लियर? तो नागरिक के बारे में जो सबसे बड़ी बात होती है कि नागरिक के पास क्या होते हैं कि कुछ जो नागरिक अधिकार होते हैं, सिविल अधिकार होते हैं और साथ में राजनीतिक अधिकार भी होते हैं। तो इनके पास सिविल एवं राजनीतिक अधिकार होते हैं। अच्छा, सिविल अधिकार का मतलब क्या होता है पता है बच्चों? कि एक नागरिक के रूप में, एक समाज के हिस्से के रूप में आपके पास कौन से अधिकार हैं। ठीक है, एक समाज में जीने के लिए जो अधिकार चाहिए उसको हम सिविल अधिकार या ना, ठीक है, अधिकार कहते हैं। दूसरी तरफ राजनीतिक अधिकार, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि हमें वोट डालने का अधिकार है, ठीक है, इसके अलावा आप देखो कि आप पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो, राजनीतिक दल गठित कर सकते हो, अपने विचारों को, राजनीतिक विचारों को आप रख सकते हैं। ये सारे जो अधिकार होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके नागरिक अधिकार कहलाते हैं। तो जो नागरिक है उनके पास सिविल और राजनीतिक अधिकार होते हैं। लेकिन यदि आप विदेशी की बात की जाए तो इनके पास ये अधिकार नहीं होते हैं, ये अधिकार नहीं होते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि ये जब नागरिक की यदि आप बात करो तो एक चीज ये ध्यान देना कि वह राजनीतिक समाज का क्या होता है? हिस्सा होता है। क्लियर? नागरिक क्या होते हैं? राजनीतिक समाज का हिस्सा होता है। अभी थोड़ी देर में मैं एग्जांपल दूंगा इसके। ठीक है, इसको लिखिए। क्लियर? और यदि किसी देश की यदि बात की जाए तो आप एक चीज ध्यान दीजिए, या किसी राज्य की यदि बात की जाए तो वो नागरिकों से मिलके बना होता है। क्लियर? तो इधर मैं ऐसे समझिए सिटीजन या नागरिक, और इधर अपने आप समझ लेना एलियन कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में मैं सिटीजन्स के बारे में लिख रहा हूं और राइट साइड में विदेशियों के बारे में लिख रहा हूं। क्लियर? तो एक चीज ये लिखें कि इससे राज्य का निर्माण होता है, निर्माण होता है। लेकिन विदेशियों की यदि बात की जाए, क्लियर, तो राज्य इनसे नहीं बनता,
अच्छा, मैंने पहले बताया था कि राज्य के लिए क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। राज्य के लिए क्या चाहिए, संविधान चाहिए। राज्य के लिए क्या चाहिए, संप्रभुता चाहिए। ध्यान देना, राज्य के लिए क्या चाहिए, सरकार चाहिए। क्लियर। अब एक चीज ध्यान देना कि राज्य बिना नागरिक के हो ही नहीं सकता। क्लियर। इसके अलावा नेक्स्ट देखें कि संविधान, ध्यान दीजिए, संविधान नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार देता जो विदेशी को नहीं देता है, जो विदेशी को क्या करता है, नहीं देता है। क्लियर। अधिकार भी बोल लीजिए और साथ में विशेषाधिकार भी बोल लीजिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसको मिला होता है, नागरिकों को मिला होता है, और विदेशी को इससे वंचित रखा जाता है ऐसे अधिकारों से। ये थोड़ा सा कमेंट पे ला दीजिए, शायद कुछ बच्चों का क्वेरी हो या। ओके सर, आवाज और थोड़ा बढ़ा दीजिए सर जी प्लीज, आवाज नहीं आ रही। यहाँ तो नहीं है, हा? आवाज आ रही है ना बच्चे? है? आप अपने फोन से बढ़ा लीजिए, इधर से वॉल्यूम फुल पे है बच्चों, ठीक है। तो विदेशी को इससे क्या किया जाता है, वंचित रखा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट जो आपको समझना है, जैसे कि देखिए कि उदाहरण के तौर पे, नहीं उदाहरण देखिए, जैसे आर्टिकल 15 की बात कर ली जाए, आर्टिकल 16 की बात कर ली जाए, 19 की बात की जाए, 29 की बात की जाए, 30 की बात की जाए, ये क्या है, मूलभूत अधिकार है, ठीक है। ये मूलभूत अधिकार, ये जो 5 हैं, सिर्फ नागरिकों को दिया गया है। किसको दिया गया है, सिर्फ नागरिकों को दिया गया है। गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ किसको दिया गया है, नागरिकों को दिया गया। अच्छा, कुछ जो संवैधानिक पद हैं, कुछ जो संवैधानिक पद हैं, वो सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, लिखिए, कुछ संवैधानिक या प्रशासनिक पद के लिए सिर्फ नागरिक योग्य होते हैं, सिर्फ नागरिक योग्य होते हैं। जैसे यदि राष्ट्रपति की बात की जाए, ठीक है, उदाहरण के तौर पे राष्ट्रपति, क्लियर, अनुच्छेद 58(1)(a) 58(1)(a) के तहत राष्ट्रपति का जो पद है, या फिर उपराष्ट्रपति का, क्लियर, उपराष्ट्रपति का, ध्यान देना, राष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति का 66(3)(a) के तहत, ये आप देखो, या जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, यानी कि जैसे मैं लिख दूं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, क्लियर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनुच्छेद 124(3) के तहत, क्लियर, 124(3) के तहत, ये सिर्फ और सिर्फ कौन हो सकते हैं,
भारत के नागरिक हो सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा हाई कोर्ट के जजेस की यदि बात कर ली जाए, किसकी बात कर ली जाए, हाई कोर्ट के जजेस की यदि बात की जाए तो वो भी देखिए, नेक्स्ट पेज पे मैं आ जाता हूं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। क्लियर। यदि इनकी बात करो तो अनुच्छेद 217(2) में, ठीक है, किसमें, अनुच्छेद 217(2). क्लियर। ये सिर्फ और सिर्फ कौन हो सकते हैं, नागरिक हो सकते हैं। क्लियर। भारत का महाअधिवक्ता। क्लियर। तो इसकी यदि बात की जाए अनुच्छेद 76(2), तो ऐसे कुछ जो पद हैं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, नागरिकों के लिए है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, मत देने का अधिकार सिर्फ नागरिकों को होता है। क्लियर। सिर्फ और सिर्फ किसको होता है, नागरिकों को होता है। और एक चीज आप देखिए, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो या फिर विधानसभा का इलेक्शन हो, ध्यान देना, एमपी की बात कर ली जाए या एमएलए की बात कर ली जाए, तो ये मत डालने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको होता है, नागरिकों को होता है। क्लियर है। तो ओके हरेंद्र जी, एक मिनट, आवाज आ रही है अब? सिर्फ अब कंफर्म कर देना कि आवाज आ रही है या नहीं। आवाज आ रही है, ये कंफर्म कर दो मिस्टर हरेंद्र, ठीक है, रवि कुमार, जिनको भी आवाज में दिक्कत है, ठीक है, प्लीज। तो चलिए, तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई कि एक तरफ एलियन या विदेशी और एक तरफ जो हमारे कौन है, नागरिक है, इनके बीच में क्या फर्क है। अब ये तो थोड़ा सा आपने परिचय देख लिया। अब एक चीज आप ये ध्यान देना कि इंडिया और यूएसए के अंदर जो नागरिक की बात है उसमें क्या बड़ा फर्क है। इंडिया के अंदर देखिए, मैं अभी बताऊंगा कि नागरिकता अलग अलग ढंग से ली जा सकती है। क्लियर। नागरिकता, क्लियर, अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। और ये नागरिकता जो है जन्म से हो सकते हैं, नागरिकता देशीय करण से हो सकता, क्लियर, नागरिकता पंजीकरण से भी किया जा सकता है, ठीक है। पंजीकरण से, क्लियर। नागरिकता हमने यदि दूसरे देश के भूभाग को क्या कर लिया, अर्जित कर लिया, तो उससे भी आप क्या कर सकते हैं, नागरिकता पा सकते हैं। क्लियर। ये अलग अलग तरीके हैं नागरिकता को पाने के, ठीक है। अब एक चीज ये ध्यान देना कि भारत के अंदर आप क्या होने चाहिए, नागरिक होने चाहिए। आपकी नागरिकता किस ढंग से आपको मिली है वो मायने नहीं रखता है, वो मायने नहीं रखता है। तो सिटीजनशिप बाय बर्थ होती है, क्लियर। सिटीजनशिप आपको यदि देखिए तो बाय डिसेंट भी, क्लियर, मतलब उत्तराधिकार के द्वारा या वंशक्रम के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है हमारा वंशक्रम, क्लियर, इसके द्वारा भी होते हैं। और जो लास्टली होता है वो मान लो कि विदेशी कोई जमीन को हमने क्या कर लिया, अधिग्रहित कर लिया, उसको अर्जित कर लिया, तो वहां के जो लोग होंगे वो भी हमारे देश के क्या होंगे,
नागरिक होंगे, वो भी क्या होंगे, हमारे देश के नागरिक होंगे। यानी कि अर्जित भाग के समामेलन से। ये 5 तरीके हैं। अब देखो यूएसए और इंडिया में क्या फर्क है, पहला फर्क आप समझो, क्लियर। इंडिया में आप नागरिक कैसे भी बने, ठीक है, आप कैसे भी नागरिक बने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भी एलिजिबल है, ये भी एलिजिबल है, सारे एलिजिबल है, क्लियर। ध्यान देना। तो एक समय मैं बात कर रहा हूं सोनिया गांधी की, ठीक है, बात कर रहा हूं ना सारे जस्टिस भाई, चीफ जस्टिस हो, ठीक है, दूसरे जस्टिस हो, क्लियर, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सभी, क्लियर है पॉइंट, हरिंदर कुमार जी, ठीक है, और चीकू सिन्हा जी, ठीक है, प्लीज समझिए इसे, सभी, सिर्फ चीफ जस्टिस नहीं, सारे सुप्रीम कोर्ट के जज हो या हाई कोर्ट के जज हो। ध्यान देना, एक चीज आप समझो कि भारत में जो नागरिकता है वो आपने किसी भी ढंग से हासिल की हो, आप संवैधानिक या प्रशासनिक पद पे बैठने के लिए क्या हो, एलिजिबल हो। अच्छा, जब 2004 की बात है, यूपीए को स्पष्ट बहुमत आ गया, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस को, ठीक है, तो कांग्रेस ने अपने संसदीय दल का नेता सोनिया गांधी को चुना। ध्यान देना, और उस समय जो स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बात की जाए तो उससे पहले कर्नाटक के बेल्लारी से चुनाव लड़ी थी वो सोनिया गांधी के खिलाफ, समझना, और वो हार गई थी सुषमा स्वराज, और सोनिया गांधी जीत गई थी। इसके अलावा देखो कि कांग्रेस ने अपने संसदीय दल का नेता, ठीक है, संसदीय दल का नेता किसको चुना, तो सोनिया गांधी को चुना। अब उस समय सुषमा स्वराज ने ये कहा कि देखिए, यदि सोनिया गांधी बनती हैं तो मैं आई विल टॉन्सर माई हेयर, मैं अपने बाल मुड़वा लूंगी, ठीक है, और साध्वी का वस्त्र धारण करूंगी, और फिर जो साधुओं का खाना है वही मैं आगे जीवन पर्यंत, क्लियर। अब एक चीज समझना, दैट वाज द इमोशनल कार्ड, क्लियर। ये बताया गया कि जो सोनिया गांधी है वो विदेशी है, और विदेशी कैसे प्रधानमंत्री बन सकती है, ये तो भाई सिर्फ राजनीति है, संविधान कहीं नहीं रोकता। आप क्या लिखा हुआ है भाई, एलिजिबिलिटी जब आप देखोगे राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, तो लिखा होगा सिटीजन ऑफ इंडिया, कैसे हो वो नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यदि सोनिया गांधी ने खुद मना नहीं किया होता तो वो प्रधानमंत्री होती, क्योंकि संसदीय दल का, लोकसभा का नेता कांग्रेस ने चुन ही लिया था, और उसको क्या थी भैया, मतलब स्पष्ट बहुमत थी, क्लियर, 273, उससे ज्यादा ही सदस्य थे गठबंधन को, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब संवैधानिक कहीं कोई अड़चन नहीं थी। ध्यान देना, वो अलग मुद्दा है कि उन्होंने खुद मना कर दिया, ठीक है। लेकिन यूएसए में, क्लियर, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति या किसी भी संवैधानिक पद पे, वो क्या होना चाहिए, नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेचुरल बॉर्न सिटीजन होना चाहिए, नहीं यानी कि प्राकृतिक रूप से वहां जन्म हुआ हो। जैसे अभी यूएसए की जो वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति है, ठीक है, वो कौन है, कमला हैरिस, क्लियर, कौन है, कमला हैरिस। ध्यान देना, कमला हैरिस इसलिए है क्योंकि कमला हैरिस अमेरिका की नागरिक भी है और उनका जन्म भी अमेरिका में ही हुआ था, लेकिन उनकी माँ जो कि भारत से थी, यहाँ से माइग्रेट करके गई थी, प्रवासन कहते हैं उसको, माइग्रेशन के बाद वहां गई थी, तो उनकी मदर एलिजिबल नहीं थी, लेकिन ये एलिजिबल थी। ये पॉइंट क्लियर है सभी का, बताना बच्चों। तो ये फर्क है इंडिया और किसके अंदर, यूएसए के अंदर, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट जो आप समझेंगे कि एक तथ्य को जानिए कि जब सिटीजनशिप की यदि बात की जाए तो सिटीजनशिप जो है 26 जनवरी 1950 को किसको किसको सिटीजनशिप दिया गया,
वो सिर्फ बताई गई, और बाकी का अधिकार किसको दे दिया गया, तो हमारी संसद को दे दिया गया कि आप इससे क्लियर, इसके बारे में क्या करें, कानून बनाए। अब एक चीज आप जानो कि जो सिटीजनशिप है, एक चीज समझना, सिटीजनशिप सिटीजन और राज्य के बीच का मामला है, ठीक है। सिटीजन किसके बीच का मामला है, एक तरफ नागरिक और दूसरी तरफ राज्य। राज्य मतलब यहां पर, ठीक है, सरकार से, ठीक है, राज्य सरकार से नहीं, केरल से नहीं, या तमिलनाडु से नहीं, या बिहार से नहीं, या राजस्थान से नहीं, ये क्या है, सरकार और नागरिक के बीच का मामला है, क्लियर। और सिटीजनशिप कहते हैं, जब राजनीति शास्त्र में आप पढ़ोगे तो भाई राज्य से शुरू होकर राज्य पे खत्म हो जाता है। मतलब अल्टीमेटली द गवर्नमेंट इज अ अथॉरिटी टू डिसाइड हु विल गेट द सिटीजनशिप और हु विल नॉट गेट द सिटीजन। मतलब सिर्फ और सिर्फ सरकार ही एक ऐसा प्राधिकार है जो कि तय करेगा कि किसको नागरिकता मिलेगी और किसको नागरिकता नहीं मिलेगी। इज इट ओके, क्लियर। तो लिखिए फैक्ट, दो फैक्ट लिखिए, हिंदी में लिखिए तथ्य। तथ्य, ये मनमोहन सिंह बने, बिल्कुल मनमोहन सिंह बने, ठीक है, लेकिन कोई अड़चन नहीं थी सोनिया गांधी को बनने में, संवैधानिक अड़चन नहीं थी। राजनीतिक और सामाजिक जो अड़चन रही हो उस पर मैं नहीं जा रहा, यहाँ पर हमारी और आपकी चर्चा संविधान से संबंधित और उसके प्रावधान से संबंधित हो रही। तो लिखिए, दो तथ्य लिख लीजिए, ठीक है। संविधान की शुरुआत में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किए गए थे। पहला पॉइंट लिख लिया। दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए, संविधान संसद को यह प्राधिकृत करता है, यह प्राधिकृत करता है कि नागरिकता से संबंधित विधि या कानून, नागरिकता से संबंधित विधि या कानून का निर्माण करे, क्लियर। अब एक चीज ध्यान देना, हमारे संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 5 से 11 तक क्या दिया हुआ है, और मैं संक्षिप्त में इन सबों की चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद जो चर्चा मेनली होनी है वो सिटीजनशिप एक्ट की होनी है 1955 की, और कब कब क्या क्या समय बदलाव किया गया वो समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO क्या होते हैं, ठीक है, NRI क्या होते हैं, ठीक है, ओवरसीज इंडियन सिटीजन किसे कहते हैं, ये सारे कंसेप्ट हैं जो कि आपको समझने की जरूरत है, क्लियर। फिर से देखो, किसी भी चैप्टर में कंसेप्ट्स हैं, और कंसेप्ट्स जब आप समझ पाएंगे तो UPSC या BPSC या किसी भी स्टेट PCS के क्वेश्चंस को संभाल पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, लिखिए सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले अनुच्छेद 5, क्लियर, अनुच्छेद 5, ये भारत में, ये बात अभी जो मैं चर्चा कर रहा हूं वो 26 जनवरी 1950 की, क्लियर कर लो, पहले इस तारीख की बात कर रहा हूं, क्लियर। भारत में रहने वाले, ठीक है, चाहे उसका भारत में जन्म हुआ, ठीक है, किसमें जन्म हुआ हो, भारत में, उसके माता या पिता या दोनों, क्लियर, माता पिता या दोनों, ठीक है, भारत में जन्मे हो। कहां जन्मे हो, भारत में जन्म हुआ, क्लियर। मतलब
भारत में रहने वाला हो और उसका भारत में जन्म हुआ हो। चलिए भाई, एक बेटा है या बेटी है, उसके माता पिता का भी जन्म भारत में हो गया हो, माता का भी पिता का भी या दोनों में से किसी एक का भी, तब भी वो क्या कहलाएगा भैया? भारत का नागरिक कहलाएगा। ये पॉइंट क्लियर है? और कुछ कंसेप्ट्स हैं, बिल्कुल गौर से सुनना सभी चीजों को। क्लियर? या संविधान शुरू होने से पहले 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो। क्लियर? मैं फिर से दोहराऊं, पहला कि भाई 26 जनवरी 1950 को क्या स्थिति थी वो यहां से पता चल रहा है। आज की स्थिति की तुलना मत कर लेना, पहली बात मैं बोल रहा हूं, ठीक है? आज की स्थिति अलग है, ये बात 26 जनवरी 1950 की, पहली बात तो क्लियर कर लो। अनुच्छेद 5 ये कहता है कि भारत में रह रहे हो और आपका जन्म भारत में हुआ हो उस तारीख को, ठीक है, आपके माता या पिता या दोनों ही भारत में जन्मे हो, तब भी आपका जन्म बाहर भी हुआ हो लेकिन माता या पिता का जन्म यहीं पे हुआ हो, ठीक है, और 26 जनवरी 1950 से पहले आप 5 साल से कहाँ रह रहे हो? भारत में रह रहे हो, तो अनुच्छेद 5 के मुताबिक आपको क्या है? नागरिकता है। क्लियर है पॉइंट? बोलिए, है ना? नेक्स्ट जो आप समझिए वो अनुच्छेद 6, ठीक है, अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6, क्लियर? इसमें लिखिए कि पाकिस्तान से प्रावजन, हिंदी समझना, इसको माइग्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? माइग्रेट। मतलब अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? पाकिस्तान से माइग्रेट होके कहां आया? इंडिया आया। उनके लिए क्या है भाई? वो व्यक्ति जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके कहां आ रहे हैं? इंडिया आ रहे हैं, उनके लिए क्या है? अनुच्छेद 6 है। क्लियर? तो वह है, इसमें पहली बात जो है वह है या उसके माता या पिता, ठीक है, वह या उसके माता पिता, क्लियर, और विभाजित, क्लियर, अविभाजित भारत में जन्मे हों, अविभाजित भारत में जन्मे हों। अच्छा, पार्टीशन हुआ था, ठीक है, ध्यान देना, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया भाई, कुछ हिस्सा इंडिया में रहा। क्लियर? अब तक तो वो इंडिया के ही नागरिक थे, लेकिन मान लो कि सिंध प्रांत पाकिस्तान में चला गया। क्लियर? नहीं, और वो पाकिस्तान से कहां आ रहे हैं? इंडिया आ रहे हैं, ठीक है, ये उनके लिए है। तो ऐसे व्यक्ति, क्लियर, जिसका जन्म, खुद का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो या उसके माता पिता का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, तो अनुच्छेद 6 के मुताबिक वो क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। पहली बात क्लियर है? बोलिए। लेकिन एक चीज आप ये ध्यान दीजिए कि यहां पर 2 शर्तें लागू है। क्लियर? 2 क्या है? शर्तें लागू है, ठीक है, कोई नहीं ना, 2 शर्तें लागू है कि भाई आप 1948 से पहले प्रावजन कर रहे हो, मतलब माइग्रेट कर रहे हो। क्लियर? 1948 से पहले, क्लियर, माइग्रेशन आपने कर लिया, ठीक है, तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहे, ठीक है, साधारण निवासी रहे हो। क्लियर?
मतलब 1900, देखो फिर से मैं बताऊं, अविभाजित भारत, क्लियर, जब विभाजित हुआ तो कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए थे, सॉरी चले नहीं गए थे। अब उनका जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो या उसके माता पिता का जन्म अविभाजित भारत में हुआ और वो पाकिस्तान से इंडिया आ गए हों, कब? 1948 से पहले नहीं, और 1948 से पहले यदि आप आ गए हों तो भैया आपको ध्यान देना, किसी पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं थी, क्लियर। लेकिन यदि आप 1948 के बाद यहां आते हो, क्लियर, नहीं समझना, 1948 के बाद यदि प्रावजन हुआ हो, क्लियर, प्रावजन हुआ हो या माइग्रेट किए हो आप, क्लियर, तो पहले 6 महीने, मैं बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में लिख रहा हूं, 6 महीने भारत में रहें और फिर पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करवाएं। क्लियर। अनुच्छेद 6 मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जहां किसी को भी दिक्कत हो प्लीज बोलेंगे। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला आपको अभी कि ये ऐसे लोगों के लिए है जो कि पाकिस्तान से भारत आए, ठीक है, और ये वैसे लोग हैं जो कि जिनका जन्म अविभाजित भारत में हुआ था, क्लियर, और विभाजन हुआ तो वो पाकिस्तान साइड में थे, क्लियर, या उनके माता पिता का जन्म अविभाजित भारत में हुआ और उसके बाद वो पाकिस्तान से कहां आ रहे हैं? इंडिया आ रहे हैं, क्लियर। शर्त ये है उनके लिए अनुच्छेद 6 है। पहली बात तो क्लियर। आज यदि रिवीजन नहीं किया, कल तो भैया पक्का भूल जाओगे, टेक माय वर्ड, क्लियर। मैं बता रहा हूं इस चीज को। अब ध्यान देना, अब जब आपको नागरिकता मिलेगी तो इसमें 2 तरीके बताएंगे। यदि आप 1948 से पहले आ गए हो, क्लियर, नहीं, और यहाँ के साधारण निवासी हो, तो आपको किसी पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। यदि 1948 के बाद भारत आए हो तो पहले 6 महीने पाकिस्तान से, 1948 के बाद आए हो तो पहले 6 महीने इधर रहो और फिर पंजीकरण करवाओ और फिर जाके क्या होगा? आपको नागरिकता मिलेगी। क्लियर है? बोलिए। ना अब एक चीज नेक्स्ट जो है वो अनुच्छेद 7 है, ठीक है, अनुच्छेद 7। क्लियर। अच्छा, ये कैसे लोगों के लिए है? क्लियर। ये क्या किया कि भाई इंडिया से विभाजन हुआ, इंडिया से पाकिस्तान गए कुछ लोग और फिर पाकिस्तान से इंडिया आ गए, ठीक है, ध्यान देना। मतलब 1947 के बाद, नहीं के बाद, मतलब विभाजन के बाद पाकिस्तान गए और फिर भारत लौटे। देखो अनुच्छेद 6 और 7 में फर्क समझो, यहां पर मैं बता रहा हूं 6 और 7, क्लियर। ये रहा विभाजन से पहले का भारत, क्लियर। विभाजन हुआ, एकदम सिंपल रख रहा हूं, मतलब विभाजन हुआ, इधर पाकिस्तान और इधर इंडिया, क्लियर। 6 की बात कर रहा हूं,
तो कोई ए है उसका, ठीक है, अविभाजित भारत में, ठीक है, अविभाजित भारत में जन्म हुआ हो, क्लियर, या उसके माता पिता का जन्म हुआ हो, क्लियर, समझ बात। लेकिन जब विभाजन हुआ तो पाकिस्तान के साइड में था, अब वहां से वो कहां आ रहा है, इंडिया आ रहा है। नहीं, अब यहां पर क्या है बच्चों, दो शर्तें लागू है। यदि 1948 से पहले आ गए हो, क्लियर, तो पंजीकरण जरूरी नहीं। 1948 के बाद आए हो तो यहां पर भले 6 महीने रहे आप, क्लियर, और फिर क्या करें, पंजीकरण। ये है भैया अनुच्छेद 6, क्लियर। अनुच्छेद 7 क्या है, क्लियर, कि जैसे क्या हुआ 1947 में, क्या हुआ, विभाजन हुआ, क्लियर। नहीं, तो ये बंदा जो था, क्लियर, इंडियन साइड में था, ये चला गया कहां पर, पाकिस्तान, नहीं, और फिर पाकिस्तान से लौट के कहां आ गया, इंडिया में आ गया फिर से, नहीं, यानी कि ये क्या कर रहा है, यहां पर रीसेटलमेंट कर रहा है, नहीं, पुनर्वास कर रहा है, क्लियर, समझना। तो 6 और 7 में क्या फर्क है, ये समझ में आ गई बात, बोलिए। क्लियर। ऐसे लोगों के लिए शर्त क्या थी, नहीं, ऐसे लोगों के लिए शर्त क्या थी, पहले 6 महीने निवासी रहें, फिर पंजीकरण करवाएं, फिर क्या करें, पंजीकरण। अच्छा जितेंद्र राम जी, देखिए मैं थोड़ा सा, देखिए अनुच्छेद 6 और 7 में बड़ी कॉम्प्लिकेशन रहती है, समझना, क्लियर। अनुच्छेद 6 क्या कह रहा है, ठीक है, ये क्या है, अनडिवाइडेड इंडिया है, अनडिवाइडेड इंडिया है, अविभाजित भारत है, ठीक है जी। अब इसका क्या हो गया, विभाजन, ठीक है, और जब विभाजन हुआ तो कोई व्यक्ति पाकिस्तान के साइड में था, क्लियर, लेकिन उस व्यक्ति का अविभाजित भारत में जन्म हुआ होगा या उसके माता पिता का जन्म हुआ होगा, और वो फिर वहां से कहां आ जाता है, भारत आ जाता है, क्लियर, ध्यान देना। ऐसे लोगों के लिए नागरिकता अनुच्छेद 6 के तहत होती है। अब यहां पर दो शर्तें रखी गई कि भैया आप 1948 से पहले आए या 1948 के बाद आए। यदि आप 1948 से पहले आ गए ऐसे व्यक्ति, तो आपको रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण की कोई जरूरत नहीं है। 1948 के बाद आए हो तो आपको 6 महीने पहले यहां रहना पड़ेगा, फिर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जितेंद्र राम जी और आप सभी लोग पहले ये बताओ कि अनुच्छेद 6 क्लियर है या नहीं है, ठीक है, अनुच्छेद 6 क्लियर है या नहीं है, पहले हाँ बोलोगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, 7 पे जाऊंगा। Okay, I am waiting for your response. Article 6 is clear to everyone? ओके, चलिए अब आ जाओ अनुच्छेद 7 पे, क्लियर। अब देखिए 1947 में विभाजन हो जाता है, क्लियर,
कुछ लोग जो इंडियन साइड में थे वो पाकिस्तान चले गए, फिर पाकिस्तान से भारत आ गए। क्लियर? तो इंडिया से विभाजन के बाद पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से इंडिया आते हैं, समझना। तो ऐसे लोगों के लिए अनुच्छेद 7 में प्रावधान है, और प्रावधान ये है कि जब आप फिर से भारत लौट के आ रहे हो, यहां से गए थे 47 के बाद और फिर से भारत लौट के आ रहे हैं, तो पहले भारत में 6 महीने रहिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए और फिर आपको नागरिकता मिल जाएगी। बोलिए। बताना बच्चों। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्योंकि इसमें कंसेप्ट की क्लैरिटी की बिल्कुल जरूरत है। क्लियर? अब जो चर्चा मैं कर रहा हूं वो अनुच्छेद 8 की कर रहा हूं, ठीक है? किसकी? अनुच्छेद 8 की। किसकी? अनुच्छेद 8 की। और ये किसके लिए? भारतीय विदेशी नागरिकों के लिए। भारतीय विदेशी नागरिकों के लिए, ओवरसीज सिटीजन। क्लियर? अब एक चीज ध्यान देना कि भारतीय मूल का रहा हो, ध्यान देना, किसका हो? भारतीय मूल का हो। भारतीय मूल मतलब भारत में जन्म हुआ हो, मतलब 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, नहीं, उसके मुताबिक वो भारत का नागरिक रहा हो, उसके माता पिता भारत के नागरिक रहे हो, क्लियर, या उसके दादा परदादा नागरिक रहे, और वो उसके बाद क्या होता है, जाके बाहर सेटल कर जाता है। ऐसे लोगों के लिए क्या है? अनुच्छेद 8 है। क्लियर? और इनको जो सिटीजनशिप मिलेगी, इनको जो नागरिकता मिलेगी, ठीक है, वह भारत का विदेश में जो दूतावास है उसके थ्रू मिलेगी। क्लियर? ये भी सिटीजनशिप ले सकता है। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए नेक्स्ट है, ओके ना, अनुच्छेद 9। क्या है? अनुच्छेद 9 कि यदि आपने दूसरे जगह की सिटीजनशिप ले ली, नहीं, मान लो आपने कनाडा का सिटीजनशिप ले लिया, तो भैया भारत की नागरिकता जाती रहेगी। क्लियर? यानी कि यदि भारत के नागरिक ने स्वैच्छिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ली हो। क्लियर? तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्लियर? भारत की नागरिकता, ओके। देखो आर्टिकल 8 को मैं फिर से समझा दे रहा हूं, ठीक है? आर्टिकल 8 को देखिए, समझना आर्टिकल 8 को। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
था 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ठीक है। उसके तहत उसके मुताबिक नागरिक रहा नहीं, या उसके माता पिता या दोनों में से कोई, ठीक है, नहीं, माता पिता या दोनों भारत के क्या रहे हो, नागरिक रहे हो, या उसके दादा या मतलब जो थर्ड जनरेशन है, दादी या, ठीक है, ये भारत के क्या रहे हो, नागरिक हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लेकिन 1947 से पहले विदेश में बस गए हो, क्लियर, विदेश में बस गए हो, क्लियर, तो ऐसे व्यक्ति को, क्लियर, अनुच्छेद 8 के तहत भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन मिलेगी कब, जब जिस देश में रह रहा हो, अमेरिका में रह रहा हो या युगांडा में रह रहा हो, वहां पर जो भारत का दूतावास है ना, वहां पर क्या करेगा, पंजीकरण करवाएगा। क्लियर है ये पॉइंट, अब बताना। क्लियर, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, मैं, ठीक है, OIC और ये बताऊंगा, थोड़ी देर इंतजार कर लो, ठीक है। अभी तो तब तक सिर्फ आप ओवरसीज सिटीजन पे ध्यान दीजिए, थोड़ी देर रुक जाइए, ये भी आएगा, अलग से चर्चा करूंगा। ये पॉइंट क्लियर है। 8वां, 9वां तो बिल्कुल आसान है, यदि आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो आपकी नागरिकता क्या होगी, जाती रहेगी। दोनों सेम नहीं है, अलग है, मैं चर्चा करूंगा अभी, ठीक है। थोड़ी देर रुक जाइए, पहले तो समझे 1955 के एक्ट को, तब ये चीजें समझ में आएगी। अनुच्छेद 9 भी क्लियर है आप लोगों को, ठीक है, अनुच्छेद 9 भी क्लियर है। अब अनुच्छेद 10 की यदि बात की जाए, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, या तो स्वतः खत्म हो जाएगा, क्लियर, या आप खुद क्या करेंगे, बताएंगे, या आप खुद क्या करेंगे, बताएंगे। क्लियर है पॉइंट। नाउ, अरे ओवरसीज विदेश में जाके जो भारतीय लोग रहने लगे, सीज क्या होता है, समंदर, समंदर पार जो रह रहे हैं, शुरुआत में यही कंसेप्ट था विदेशियों का। इज इट ओके? हाँ, नाना नानी को नहीं भाई, मैटरनल वाला नहीं होगा, ठीक है, ध्यान देना ये बात। लेकिन 26 जनवरी 1950 की हो रही है, 26 जनवरी किसकी हो रही है, 1950 की हो रही है। सॉरी सॉरी, चलिए अब देखिए नेक्स्ट अनुच्छेद 10, जो लिखिए अनुच्छेद 10, इसमें ये समझिए कि सिटीजनशिप जो है, ठीक है, नागरिकता संसदीय कानून के द्वारा या के मुताबिक होगा। क्लियर है? नेक्स्ट अनुच्छेद 11, क्लियर, अनुच्छेद 11 में
पार्लियामेंट के पास अधिकार है, ठीक है, संसद के पास अधिकार है, क्लियर, नागरिकता देने या खत्म करने से संबंधित कानून बनाने का, क्लियर। तो अंतिम रूप से आप ये समझिए कि किसको नागरिकता मिलेगी किसको नहीं मिलेगी ये तय कौन करेगा भाई? संसद तय करेगा या उससे संबंधित मुद्दे, उससे संबंधित मुद्दे। देखिए अनुच्छेद 6 और 7 में दोनों में 6 महीने, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अनुच्छेद 6 में, ठीक है, ये लिख लिया, पहले लिख लीजिए इसे। लिख लिया। देखिए अनुच्छेद 6 और 7 दोनों में 6 महीने की तो बात है, लेकिन यदि 1948 से पहले यदि आप आए, ठीक है, ध्यान देना, तो फिर पंजीकरण की जरूरत ही नहीं है। 1948 के बाद आओगे तो पंजीकरण की जरूरत, और यहां पर तो पंजीकरण की जरूरत है ही। क्लियर है पॉइंट? अविनाश रंजन बच्चे बोलिए। अब लिखिए, हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए नागरिकता अधिनियम 1955। क्लियर? नागरिकता अधिनियम 1955। हेडिंग दीजिए नागरिकता अधिनियम 1955। एक चीज ध्यान दो कि ये जो अभी तक हमने अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो पढ़ा, वो एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। क्लियर? उस समय की ये बात हमने चर्चा की। लेकिन अनुच्छेद 11 ये अधिकार देता है संसद को कि नागरिकता देने, नागरिकता खत्म करने या नागरिकता से संबंधित अन्य मुद्दों के ऊपर कानून बनाए। और इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत के संसद ने क्या बनाया? नागरिकता अधिनियम बनाया, ठीक है। और इसमें नागरिकता पाने और नागरिकता खत्म होने के तरीके दिए गए। क्या दिए गए? नागरिकता पाने और नागरिकता खत्म होने के तरीके दिए गए, ठीक है। नागरिकता पाने का जो तरीका है वो कुल कितने? 5 तरीके। क्लियर? कुल कितने तरीके? 5 तरीके। क्लियर? लिखिए, जन्म से, अब मैं 1955 के एक्ट की बात कर रहा हूं, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से,
देशीयकरण से, समझना, इसके बाद पंजीकरण से, क्लियर, और अर्जित क्षेत्र के समामेलन से, ठीक है, मतलब बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय रजिस्ट्रेशन और एक्वायर्ड टेरिटरी को क्या करते हैं, मिला लेते हैं उससे। ये 5 तरीके हैं, क्लियर। अब देखो हटाने के कुल कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं, क्लियर। हटाने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं, ठीक है। लिखिए, हटाने के 3 तरीके हैं, और इसमें जो पहला है परित्याग, क्लियर, परित्याग, इंग्लिश में रिनंसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिनंसिएशन, क्लियर। नहीं, इसको मैं थोड़ा सा परित्याग, ये पहला। दूसरा तरीका है, ठीक है, दूसरा तरीका है टर्मिनेशन का या समाप्त होने का, क्लियर, टर्मिनेशन का, क्लियर। और जो तीसरा तरीका होगा वो डिप्राइवेशन का, क्लियर, किसका, यानी कि वंचित या डिप्राइवेशन, क्लियर, डिप्राइवेशन। समझना, अनुच्छेद 11 क्या कहता, संसद को यह अधिकार देता कि कानून बना के किसको नागरिकता देना है, किस तरीके से देना है, या नागरिकता किस तरीके से छीनना है, वो बताता। क्लियर है पॉइंट। अब इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। और बच्चों, पाने के कितने तरीके, 5 तरीके, और गंवाने के कितने तरीके, ठीक है, समाप्त या होने के कितने तरीके, होने के ये 3 तरीके। अब बारी बारी से इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे एक एक को, क्लियर। तो सबसे पहले लिखिए बाय बर्थ, ठीक है, बाय बर्थ। कौन सा पार्ट, अभी तो मैं सारा समझा रहा हूं बच्चे, ठीक है, ठीक है। अभी वो तो हमने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वाला, मैं तो एक एक को समझा रहा हूं। सबसे पहले इसको समझेंगे, एक एक पे आ रहा हूं, ठीक है, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सब कुछ आएगा लेकिन वक्त आने पे आएगा। अभी आ रहा हूं, इस पे भी आऊंगा, 5वां भी। पहले तो ये समझो ना, ये भी समझो। वो तो अभी तक आप 26 जनवरी 1950 की बात कर रहे थे ना, अब ये 1955 का अधिनियम क्या कहता है, जो कि ओरिजिनल हमारा क्या था, अधिनियम था, ठीक है, समझना। तो मैं सबसे पहले आ जाता हूं बाय बर्थ वाला, या जो पहला तरीका जो पाने का है वो जन्म से, इस पे आता, ठीक है। देखो, जो नागरिकता अधिनियम है 1955 में बनाया गया, उसको अलग अलग समय पे, ठीक है, जैसे 1986 में उसमें कुछ संशोधन किए गए, क्लियर, 2004 में किए गए, 2015 में किया गया, 2019 में किया गया, क्लियर। तो अलग अलग समय पे जो बदलाव किए गए उसकी भी चर्चा मैं साथ में कर रहा हूं। तो सबसे पहला पीरियड इसके अंदर, पहले तरीके के अंदर, और एक तरीका का जो अंदर जो चीज है वो दूसरे तरीके में मत घुसेर देना, ठीक है। सर क्वेश्चन यहां से आने के चांस ज्यादा है ना? बिल्कुल है भाई, उलझाया जाएगा, बिल्कुल उलझाया जाएगा, ठीक है, ध्यान देना, क्योंकि देखो ना थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड है ना, ठीक है। तो मैं जन्म से के लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और सबसे पहली बात जो हो रही है 1950 से लेके 1987 तक, ठीक है,
1950 से लेके 1987 नहीं 86 तक, ठीक है 86 तक, क्लियर। इसमें लिखिए यदि आपका भारत में जन्म हो गया हो, क्लियर, आपकी न माता भारत की हो ना आपकी पिता भारत की हो, आपके पिता भारत के हो, ठीक है, आपका सिर्फ जन्म भारत में हो गया हो, आप इंडिया के सिटीजन हो। लेकिन कब से कब? 1950 से लेके 1986 तक। तो लिखिए यदि माता या पिता दोनों में से कोई भारत का नागरिक ना हो, लेकिन उसका जन्म यदि भारत में हुआ हो तो उसको क्या मिल जाएगा भैया? भारत की नागरिकता। इसीलिए इसको क्या कहा गया? जन्म से। पहली बात क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट जो बारी आती है 1987 के बाद, 1987 के बाद बच्चे के जन्म के समय, क्लियर, बच्चे के जन्म के समय कोई भी उसके माता या पिता, ठीक है, माता या पिता भारत के नागरिक, क्लियर, और उसका जन्म भारत में हुआ हो तो वो भैया भारत का नागरिक होगा, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं 2004 के बाद, 2004 के बाद, क्लियर। अब ये देखो शर्तें धीरे धीरे मुश्किल होती जा रही है, गौर करना। पहले क्या था? माता या पिता कोई भी भारत का ना हो, उससे कोई फर्क नहीं है। आपका जन्म सिर्फ भारत में हो गया, मतलब माता युगांडा की रही हो और पिता भैया यूएसए का रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके बच्चे का जन्म भारत में हुआ होगा ना, यदि 1950 से 1986 तक, तो वो भाई भारत का नागरिक हो जाएगा। वो जन्मा हुआ बच्चा जिसकी भारत की जमीन पे जन्म हुई होगी। अब देखो 1987 के बाद इसको क्या किया गया? थोड़ा मुश्किल किया गया, क्लियर नहीं? ध्यान देना कि अब क्या कर दिया गया कि बच्चे के जन्म के समय उसकी माता या पिता या दोनों में से कोई भारत का नागरिक रहा हो। अब ये नहीं कि युगांडा की माता और यूएसए का पिता, ना 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 ना, बच्चे का जन्म भारत में हुआ हो, पहली शर्त, ठीक है। दूसरी शर्त ये रख दी गई कि उस बच्चे की माता या पिता कोई भारत का रहा हो, उस समय जब जन्म हुआ हो तो नागरिक रहा हो, क्लियर। तो शर्तें धीरे धीरे मुश्किल होती जा रही है। अब देखो 2004 के बाद क्या कहा गया कि दोनों माता और पिता, गौर करना, यहां पर क्या था? माता या पिता, कोई एक भी चलेगा तो दिक्कत नहीं है, दोनों हो तो अच्छी बात है। लेकिन यहां पर कर दिया कि दोनों ही क्या हो? भारत के नागरिक हो। क्या हो? भारत के नागरिक हो, क्लियर, पहली बात। और दूसरी बात, उसमें से एक, ठीक है, क्लियर, उसमें से एक, ठीक है, वो दोनों भारत के नागरिक हो और उनमें से एक इलीगल माइग्रेंट ना हो, ठीक है, मतलब एक गैर कानूनी प्रावाजन ना किया हो, मतलब कानून के तहत माइग्रेट हुआ हो, क्लियर। यदि पता चल गया कि इस माता पिता दोनों होने चाहिए, लेकिन इसमें से किसी के बारे में पता चल गया कि भाई इलीगली इंडिया आ गया और सिटीजनशिप ले ली है ना, तो आपको मिली हुई सिटीजनशिप चली जाएगी। पॉइंट क्लियर है या नहीं है?
तीसरा वाला पॉइंट बताना बच्चों। जवाब दीजिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने कहा है रिवीजन नहीं करोगे आज ना तो कल तो गया ही है, ठीक है। और प्रिंस कुमार जी एक बात मैं कहना चाहूंगा, ठीक है, कुछ चैप्टर महत्वपूर्ण जरूर है जिसमें कि फंडामेंटल राइट है, ठीक है, संसद है, ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव है, लेकिन हमें करना सभी है जो सिलेबस के अंदर है। नहीं, परीक्षा लेने वाले का मिजाज हमें कैसे पता, क्या पता पूछ दे, ठीक है। रवि कुमार देखिए फिर से समझिए, 1955 के सिटीजनशिप एक्ट के मुताबिक जिस बच्चे का जन्म भारत में हुआ हो उसके लिए ये प्रोविजन है। पहली बात, जिस बच्चे का जन्म भारत में हुआ हो उसके लिए है। अब अलग अलग कालखंड में बात अलग अलग है, ठीक है, समझना। यदि 1950 से 1986 के बीच में किसी का भी जन्म भारत में हो गया हो तो भैया उसको भारत की नागरिकता, चाहे माता या पिता या दोनों ही बाहर के हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत का नागरिक ना रहा हो, ना उसकी माता ना उसके पिता, बस बच्चे का जन्म इंडिया में हो गया हो इस पीरियड में, तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए वो भी आ रहा हूं उस पे भी। 1987 के बाद क्या है कि बच्चे के जन्म के समय माता या पिता किसी एक को नागरिक होना चाहिए, दोनों हो जाए तो अच्छी बात है। 2004 के बाद जो व्यवस्था की गई कि दोनों माता और पिता दोनों ही क्या हो, भारत के नागरिक हो, लेकिन उसमें से एक क्लियर इलीगल माइग्रेंट ना हो। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि पिता बांग्लादेश से आया, ठीक है, भारत में कर ली शादी, ठीक है, गलत दस्तावेज दिखा के ले ली भारत की नागरिकता, क्लियर, लेकिन वो क्या कर रहा है, गैर कानूनी काम कर रहा है। यदि बाद में भारत सरकार को पता चल गया कि बाप तो इलीगल माइग्रेंट है भाई, गैर कानूनी रूप से इधर आके रह रहा है और नागरिकता ले लिए, और फिर जाके भाई उसके जो बच्चे हुए, ठीक है, नागरिकता जाती रहेगी। एक तो उस बाप का भी जाएगा, ठीक है, और बच्चे का भी जाएगा। पहले से कंप्लीटली कम क्यों आ रही है? इवन सारे बैच में ऐसी ही है। ओके, क्यों आ रही है? बैटरी तो नहीं गड़बड़। एक मिनट बच्चे, मैं देख रहा हूँ। नहीं, यहाँ लगाया हुआ था, किसी बच्चे ने बोला कि सर ऊपर कर लो तो। हेलो, पहले तो ये आप तस्दीक करें, ठीक है, कि आवाज आ रही है नहीं आ रही है, अच्छे से आ रही है नहीं आ रही। आई एम एट द टॉप ऑफ माई वॉइस, क्लियर। पढ़ाने वक्त मैं कभी भी थका हुआ नहीं रहता हूँ, पढ़ाने के बाद भले थक जाऊं, ठीक है, उस समय आवाज बिल्कुल बुलंद रहती है मेरी। थोड़ा सा ये बता दो कि आवाज आ रही है नहीं आ रही है, प्रीतम कुमार और आप सभी लोग। यदि आवाज अच्छे से आ रही है तो यस लिख लो। हाँ, तो यही तो पता कर रहा हूं ना, सारे बच्चे लिखो, साउंड आ रही है तो यस वाई लिख दो सिर्फ, ठीक है। तो अविनाश रंजन जी, ठीक है, अब आप देखिए कि आपके एंड पे कुछ गड़बड़ होगी। प्रीतम कुमार जी, ठीक है, आपके एंड पे कुछ गड़बड़ी होगी, क्लियर, हाँ, ठीक है। अब इससे कमेंट से तो पता चल गया ना, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों। अब बताना, अब एक चीज और है इसी पहले वाले में कि यदि आप डिप्लोमेट हो, क्या हो आप, क्या हो आप क्या हो, डिप्लोमेट हो, मतलब यूके के राजनयिक हो, ध्यान देना, यूके के राजनयिक हो, यहां पर आए, ठीक है, दूतावास में, नहीं भारत में हो, ठीक है, मतलब यूएसए का एम्बेसडर हो या
यूके का क्या हो, हाई कमिश्नर हो। ठीक है, एक चीज पहले तो ऐसी चर्चा चली तो मैं बता दूं आपको। देखिए वैसे एक दूसरे भारत का एक दूसरे देश में क्या होता है, एम्बेसडर या राजदूत होता है। लेकिन जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज होते हैं, ध्यान देना, कॉमनवेल्थ कंट्रीज ऐसे कंट्रीज को कहा जाता है जो कभी अंग्रेजों का गुलाम रहा था। जैसे भारत की बात कर लो, कनाडा की बात कर लो, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो, पाकिस्तान की बात कर लो, समझना इस चीज को। तो इसके जो एक दूसरे के देश में होते हैं ना, उच्चायुक्त होते हैं, ठीक है, हाई कमिश्नर होते हैं। तो भारत का पाकिस्तान में हाई कमिश्नर होगा, भारत का ऑस्ट्रेलिया में हाई कमिश्नर होगा, भारत का ब्रिटेन में हाई कमिश्नर होगा, लेकिन भारत का यूएसए में एम्बेसडर होगा। सिर्फ नोमेनक्लेचर का फर्क है, समझ में आई बात। तो जहां भी हाई कमिश्नर दिख जाए ना, ठीक है, पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने ये कहा, या भारत के पाकिस्तान वाले भी भारत को उच्चायुक्त बोलेंगे, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान वाले यूएसए को एम्बेसडर बोलेंगे, ठीक है, और इंडिया को क्या बोलेंगे, एम्बेसडर बोलेंगे। क्लियर? हमने तो कभी भी साउंड की प्रॉब्लम नहीं लगी। भाई एक शर्त ही रख दिया गया, रवि कुमार जी सुनिए, शर्त ही रख दिया गया कि माता पिता दोनों भारत के हों और उनमें से कोई भी एक इलीगल ना हो। एक भी इलीगल हो गया तो भैया गई नागरिकता। क्लियर कर लीजिए ये। अब जो बात चल रही है कि जो फॉरेन डिप्लोमेट्स होगा, ठीक है, यानी कि जो विदेशी राजनयिक होंगे, यानी कि डिप्लोमेट्स, क्लियर, उनके बच्चे को बच्चे का भारत में जन्म होने के बावजूद भी उसे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। क्लियर? अब यहां पर बच्चे एक कंसेप्ट है, समझना, ठीक है। यदि ये समझ में आ चुका होगा, आपने 1955 के बाद से देखना शुरू किया, ठीक है, जैसे 1950 से 1986, 87, तो जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, आप देखो कि नागरिकता लेना मुश्किल होता जा रहा है। गौर करो, अब यहां पर एक कंसेप्ट है बच्चे, यहां पर एक कंसेप्ट है, क्लियर, और कंसेप्ट है बच्चों किसका, जस सोली और जस सैंग्वाइन। क्लियर? सोली का मतलब सॉइल समझ लो, सॉइल समझ लो मतलब मिट्टी, क्लियर, और जस सैंग्वाइन का मतलब होता है बाय ब्लड, यानी कि रक्त संबंधी, क्लियर, और या ये इसे मिट्टी मत लिखो, भूमि संबंधी। क्लियर? अच्छा, एक चीज अभी गौर कर लेना, जब हमें आजादी मिली ना तो हम इस पे विश्वास कर रहे थे, बोलो आए ना, जब हमें आजादी मिली तो हम इस पे, हाँ यूएस में भी शासन था, लेकिन एक चीज है, अपने को उसने कॉमनवेल्थ का सदस्य नहीं बनाया। ध्यान देना, हमने अपने को कॉमनवेल्थ का सदस्य बनाया, बिल्कुल सही बात है। 1789 में उसको आजादी मिली है, उसका संविधान लिखा गया, मैं मना नहीं कर रहा हूं अभिषेक रंजन जी, लेकिन सिर्फ और वो होने के बाद हमने कॉमनवेल्थ को का सदस्यता हमने ली है, ठीक है,
पाकिस्तान ने ली हुई, ऑस्ट्रेलिया ने ली। ऑस्ट्रेलिया तो अभी भी अपना क्राउन मानता है, किसको? ब्रिटिश क्राउन को। समझना? क्लियर? इमोशनली जुड़ा हुआ है कि हमारा राजा अभी भी वही है। क्लियर? समझना? लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, हम राजा वाजा नहीं मानते हैं, लेकिन हम कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं, यूएसए नहीं है। पॉइंट क्लियर? अब देखो, आजादी जो मिली, ठीक है, हम क्या होते हैं, धीरे धीरे इधर से इधर की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं? बोलो हाँ या ना। क्लियर? मैंने बता दिया, जवाब दे दिया आपको। ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जैसे जैसे हमें आजादी मिली तो पहले क्या था, सिर्फ यहां जन्म हो गया और भारत की धरती पे भैया मिल गई आजादी, सॉरी नागरिकता। लेकिन अब जन्म होने से काम नहीं चलेगा, ब्लड रिलेशन भी देखा जा रहा है। गॉट दैट? तो इस चीज को याद रख लो। क्लियर? तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को जन्म से कैसे नागरिकता 1950 के मुताबिक मिलती है वो आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर? नेक्स्ट लिखो बच्चों, लिखिए बाय डिसेंट, बाय डिसेंट या वंशानुक्रम से, वंशानुक्रम से। क्लियर? और ये कौन लोग हैं? ये किसके लिए है? जिनका जन्म भारत से बाहर हुआ हो। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि भाई जिनका जन्म भारत के धरती पे हुआ हो। क्लियर? अब देखो कि अब इसमें फिर से शर्तें हैं और समय समय पे इसमें बदलाव किया गया। ठीक है? अब ऐसा नहीं कि एक बार नागरिकता में संशोधन किया गया तो पांचों में संशोधन कर दिया गया, ऐसा नहीं है। हो सकता है सिर्फ जन्म वाले में संशोधन कर दिया गया, हो सकता है 3 चीज में एक साथ संशोधन कर। तो ये मत सोचना कि नहीं जी वहां तो 1986 में हुआ तो यहां क्यों नहीं हुआ 1986 में। पहले ये पॉइंट भी क्लियर कर लो आप। क्लियर सर? ठीक है। नाउ अब देखिए यहां पर जो बारी आती है 1950 से लेके 1992 तक का, 1950 से 1992। ठीक है? अब यहां पर ये ध्यान देना कि पिता भारत का नागरिक हो, नहीं माता नहीं लिखा हुआ है, गौर कर लो, माता नहीं लिखा हुआ है। पिता भारत का क्या हो? नागरिक हो, और उसके बच्चे का जन्म भारत से बाहर भी हुआ हो, ठीक है, तब भी भाई उसको क्या मिलेगी? नागरिकता मिलेगी। लिखो लिखो लिखो, इसे लिखो, जल्दी लिखो अविनाश रंजन जी। ठीक है? बहुत लंबा रास्ता तय करना है। और मैं चाहता हूं यूपीएससी में यदि 18 सवाल आए ना तो कम से कम 16-17 जवाब देके आप लोग आओ। ठीक है? तब मुझे लगेगा कि हमने पढ़ाया और आपने पढ़ा। और आशा करता हूं जिस ढंग से चीजें क्लियर हो रही है आप ऐसा कर पाएंगे। शर्त यह है कि रिवीजन कीजिए। ये लिख लिया? अब ये लिखो पिता क्या हो? भारत का नागरिक हो। अब देखो 1992 के बाद, ऐसे लिखे 1992 के बाद। क्लियर? कोई भी माता या पिता, अभी तक माता सीन में नहीं थी, अब माता भी सीन में आ गई। पिता भारत का क्या हो? नागरिक हो, तो भैया उसको क्या मिल जाएगा? नागरिकता मिल जाएगा, भले बच्चे का जन्म भारत से बाहर हुआ हो। क्लियर? अब बारी आती है 2004 में। ठीक है? 2004 में। क्लियर? या 2004 के बाद, समझना 2004 के बाद एक चीज समझना कि माता या पिता
भारत के नागरिक हो, इसको ऐसे समझो, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं, माता या ठीक है मदर और फादर भारत के नागरिक हो, ऐसे समझो 2000 के बाद, 2004 के बाद, मैं लिख दे रहा हूं 2004 के बाद। क्लियर? माता या पिता क्या हो? भारत के नागरिक हो। चलो जी, बच्चे का जन्म भारत से बाहर, बच्चे का जन्म कहाँ हुआ हो? भारत से बाहर हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, एक काम करना पड़ेगा, क्लियर, कि जन्म के 1 साल के भीतर उस देश में भारतीय दूतावास में पंजीकरण करवाना होगा। क्लियर? क्या करवाना होगा? पंजीकरण करवाना होगा। ध्यान देना, यदि ऐसा नहीं करवाए आप, यदि विफल रहे, तो भैया इधर आओ भारत, और भारत के केंद्र सरकार से परमिशन मांगो। परमिशन दे दिया तो आपका बच्चा भारत का नागरिक बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो भैया सतर्क रहना है 2004 के बाद। ठीक है, बच्चे का जन्म भारत से बाहर हुआ हो, मान लो कि भाई घूमने गए थे इस्तांबुल, ठीक है, वहीं आपके बच्चे का जन्म हो गया। क्लियर? नहीं, अब कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हो गई, आप लौट नहीं आ पाए भारत, समझना थोड़ा सा, भारत आ ही नहीं पाए, एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। तो आपको करना क्या होगा? उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन भारत का जो वहां पर दूतावास होगा, ठीक है, उस दूतावास में क्या करवाना पड़ेगा आपको। क्लियर? यदि फेल हो गए, 1 साल के भीतर आपने नहीं करवाया, तो फिर क्या होगा? ध्यान देना, फिर जब भारत आओगे ना, तो फिर केंद्र सरकार से परमिशन लो, और ये अब केंद्र सरकार के ऊपर हो गया कि वो आगे, ठीक है, आपको देगी या समय नहीं देगी। इज इट ओके? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? बोलिए। तो हमने जन्म से देख लिया, अब देखिए दूसरा क्या है? डिसेंट, वंशानुक्रम। और तीसरा, अब देखिए तीसरा जो तरीका है वो क्या है? रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ठीक है, तो पंजीकरण के द्वारा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा समझना। अब देखो, मैंने शुरुआत में ही आपको बोल दिया, आज की क्लास रिवाइज करनी पड़ेगी कल से पहले कम से कम 2-3 दफे। ठीक है, क्लियर? क्योंकि शर्तें बहुत सारी है, शर्तें लागू हैं। ठीक है, शर्तें क्या है? लागू हैं। ध्यान देना, सबसे पहला लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, यदि, लिखो, मैं लिखवा रहा हूं, यदि कोई व्यक्ति भारतीय मूल का हो, क्लियर, 1 ईयर के अंदर इंडिया आ जाए, तब तो डायरेक्ट सिटीजनशिप मिलेगी ना? बिल्कुल मिलेगी जी। क्लियर?
तब तो इंडिया आ जाओगे तो सिटीजनशिप मिल ही जाएगी, लेकिन भैया ये जानकारी देनी पड़ेगी भारत सरकार को। क्लियर? दिक्कत तब है चीकू सिन्हा, ठीक है, बाउंस हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? प्रश्न रखो भाई, ऐसे जनरल स्टेटमेंट देने से कुछ भी नहीं होगा। क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन है वो बताओ। देखिए चीकू सिन्हा जी, आपके प्रश्न का मैं जवाब दूं, मैं और स्लो हो जा रहा हूं, ठीक है, ओके 10 PM तक रहने दीजिए प्लीज, ठीक है, मतलब लोड नहीं ले पा रहे, कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसा करते हैं कि आगे मैं अभी पढ़ाता ही नहीं, ठीक है, आपके प्रश्न को रख लेते हैं, ठीक है। यदि चीजें ज्यादा वजन लग रही हो तो कल कर लेंगे, ऐसा क्या है, ठीक है। लेकिन एक चीज आप समझो थोड़ा सा, चीकू सिन्हा जी का जवाब मैं दे रहा हूं, और जितेंद्र राम जी एक चीज ध्यान देना, ठीक है, जितेंद्र राम जी आपको मैं बता दूं कि प्रश्न को रखिए, बाउंस हो जा रहा है, ऐसे जनरल स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा, स्पेसिफिक प्रश्न रखो, मैं स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूं आपको, जहां भी कंफ्यूजन है अपने उसको पेज को पलटिए। क्लियर? देखिए 1 ईयर के अंदर यदि भारत आ जाता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भारत सरकार को आप इंफॉर्मेशन दोगे। क्या दोगे? भारत सरकार को इंफॉर्मेशन दोगे। क्लियर है पॉइंट? भारत सरकार को क्या देंगे? आप इंफॉर्मेशन देंगे कि भैया मेरे बच्चे का जन्म वहां पर हुआ। अब विदेश में हो, वहीं जन्म हुआ हो, तो आप वहां के दूतावास को इन्फॉर्म करो। क्लियर? भारत सरकार को इन्फॉर्म कर, दूतावास को इन्फॉर्म करने का क्या मतलब हुआ? वहां से विदेश मंत्रालय आएगा और फिर भाई गृह मंत्रालय को पता चल जाएगा, मतलब भारत सरकार को पता चल जाएगा। समझिए इस बात को। और यदि बाहर रहते हुए आपने, बाहर रहते हुए बच्चे का जन्म हुआ और भारतीय दूतावास को इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो चलो जी एक साल तक नहीं दिया, अब यदि लौट के आ रहे हो तो भारत सरकार को इंफॉर्मेशन दो। उस समय भारत सरकार अपना डिस्क्रेशन या अपने विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। क्लियर है पॉइंट? हाँ चलिए, अब मैं कल एक बार आप लोग प्रीएम्बल रिवाइज करके आना, ठीक है, प्रीएम्बल रिवाइज करके आना, ध्यान देना। उसके बाद देखो मैं होमवर्क दे देता हूं, मैं आगे नहीं करवाता हूं आप लोगों को, ठीक है, जबरदस्ती नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है, ध्यान दो, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, कल ये रिवाइज करके आओगे और यहीं लाइव मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपसे, ठीक है, और देखता हूं किसका जवाब सही आता है। क्लियर? मतलब अब तक जो हमने बताया आपको कि संविधान क्या है, क्लियर, संविधान के प्रकार क्या है, क्लियर, नहीं, फिर मैंने आपसे समझाया आपको प्रस्तावना, फिर अनुच्छेद 1 से 4, क्लियर, और फिर आज जो मैं चर्चा कर रहा हूं अनुच्छेद 5 से 11, क्लियर। तो ये तो अभी चर्चा चल ही रही है, ये 3 रिवाइज करके आ जाना आप लोग, क्लियर। अरे दूतावास एम्बेसी को कहते हैं। देखो दूतावास क्या होता है, दूत क्या होता है? भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कोई करेगा ना, यूएसए में, यूके में, क्लियर, तो उसको दूत या एम्बेसडर कहते हैं, राजदूत कहते हैं, समझना। और वो राजदूत जहां रहेगा, वो दूत, उसका जो आवास होगा वो दूतावास है। सिंपल सी हिंदी है जनाब। जितेंद्र राम जी कहां से हैं? राजस्थान से हैं जितेंद्र राम जी, क्लियर। मुझे तो लग रहा है, पता नहीं, मेरा सिक्स सेंस कह रहा है,
चलिए फिर भी ये क्लियर हो गया ना। तो यदि और कोई प्रश्न है कहीं से भी तो रख लो अभी, इससे संबंधित या इससे अलावा। ओके, बिहार से, गुड। चलिए हम सभी हिंदी प्रदेश से हैं, तो क्या करूं, प्रश्न है या क्लास को अभी वो करूं? जाओ, ठीक है, ठीक है, ओके, टेक केयर।